वेलकम टू एडिक्शन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? चलिए, इस टॉपिक में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 की, जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में हम देखेंगे। या हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या हैं, किस तरह से ये लाए गए, क्या कारण थे इनके लाने के, और आपको इन मौलिक अधिकारों में कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात बात करते हैं कि भारतीय संविधान में ये जो भाग 3 डाला गया है, इसके पीछे रीज़न क्या था। तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा 1947 से पहले की कहानियों में, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। ठीक है, उस समय की बातें हैं। तो हुआ क्या था कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्वतंत्रता संग्राम में, हमारी आज़ादी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो लोगों को यह बताना कि आप गुलाम हैं, यानी लोगों के मन में एक राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना, लोगों के मन में एक आज़ाद भारत की तस्वीर बनाना, ये सबसे बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखिए कि आज के समय में न्यूज़ चैनल हैं, टीवी है, आपके पास न्यूज़पेपर हैं, बहुत सारे साधन हैं जिनके माध्यम से अब तक न्यूज़ पहुंचती है। लेकिन आप सोचिए कि बात जब 1947 की हो, ठीक है, 1947 से पहले की हो, यानी कि आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि 1930 या 1920 के आसपास की जब बातें हों, तो उस समय पर तो ऐसे कोई न्यूज़ चैनल और कुछ थे नहीं। लोगों के पास जो माध्यम होता था, वो माध्यम सिर्फ होता था आपके लोगों के द्वारा कही गई, सुनी गई बातें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में भी लंबा समय लगता था। और दूसरी जो बड़ी बात थी यहाँ पर, वो ये थी कि यहाँ पर ऐसे कोई एक बड़ा प्रतिनिधित्व नहीं था जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता हो। ठीक है? तो इस कारण से जो है ज़्यादातर लोगों को आज़ादी का महत्व नहीं पता था। अब हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने लोगों को बताया कि आज़ाद भारत की तस्वीर कैसी होगी। लोगों को यह समझाया कि जब भारत आज़ाद होगा तो उन्हें कौन-कौन से मौलिक अधिकार दिए जाएँगे, ठीक है? तो उन्हें मौलिक अधिकार के बारे में बताया। तो उन्हें ये डिफ़रेंस समझ में आया कि जो गुलाम भारत है, उस गुलाम भारत में और एक आज़ाद भारत में क्या अंतर होगा, उन्हें कौन से अधिकार दिए जाएँगे। उन्हें बताया कि तो आपको जो इस समय पर आपको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, वो स्वतंत्रता का अधिकार आपको आज़ाद भारत में मिलेगा। आपको समानता का अधिकार मिलेगा, ठीक है? तो ऐसे अधिकारों के बारे में उन्हें परिचित कराया, और इस कारण से ये नेता जो है, वो ये जो लोग हैं, वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। अब वो जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ, तो हमने जब देखा कि हमारे पास क्या वो संसाधन, इतने संसाधन हैं कि हमने जो-जो वादे किए थे, वो सारे वादे पूरे किए जा सकें। तो पता चला कि अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि हमने जो वादे किए थे भारतीय जनता से, वो अभी पूरे किए जा सकें। तो वहाँ के जो नेताओं ने सोचा, उस समय के जो राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने सोचा कि अगर हमने हमारे प्रॉमिस पूरे नहीं किए, तो लोगों को लगेगा कि हमने उनके साथ धोखा किया है। तो फिर क्या किया जाए? तो इन्होंने क्या किया कि जो अधिकारों के इन्होंने जिन अधिकारों के बारे में उन्होंने बातें की थी कि आज़ादी के बाद जो ये अधिकार आपको मिलेंगे, उन अधिकारों में से उन्होंने उन अधिकारों को अलग किया जो कि अभी फ़िलहाल में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यानी अगर ये अधिकार नहीं दिए जाते, तो जो सही मायने में स्वतंत्रता लोग महसूस नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते, ठीक है? इसलिए उन्होंने वो अधिकार छाँट के अलग कर दिए, और वो अधिकार जो कि अभी ज़रूरी नहीं है, लेकिन समय आने पर दे दिए जाएँगे। जैसे-जैसे आर्थिक संसाधन से संपन्न होगा भारत, भारत के पास जब संसाधन आ जाएँगे, उस समय वो अधिकार दे दिए जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से 2 भागों में इन्होंने अधिकार बाँटे। वो भाग जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, उन्हें मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रखा गया, और वो भाग जो समय के साथ दिए जाएँगे, उन्हें नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत रखा गया, ठीक है? इसे एक एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल जाने के लिए आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, वो हैं आपकी किताबें, ठीक है? और बाकी की जो चीज़ों की अगर मैं बात करूँ कि आपके पास एक बहुत अच्छा बैग नहीं है, हाँ, एक बैग चाहिए, लेकिन
आपके पास बहुत अच्छा बैग, एक स्टैंडर्ड साइकिल हो, एक कार हो, एक बाइक हो, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो बाद में समय के साथ दी जा सकती हैं। अगर अभी आपके लिए जो ज़रूरी है वो है आपकी किताबें, स्कूल में आपका एडमिशन, है ना? तो ऐसे ही कुछ हमने भी किया कि जो हम अभी के लिए ज़रूरी था उनको हमने अभी दिया और जो बात के लिए राज्यों पर छोड़ दिया कि जैसे-जैसे इनके पास पैसे आते जाएँगे, वैसे-वैसे ये वो अधिकार देते जाएँगे, ठीक है? तो मौलिक अधिकारों को थोड़ा मजबूत बनाया गया, मौलिक अधिकारों को इतना मजबूत बनाया गया कि कोई भी इनको छीन ना सके, यहाँ तक कि राज्य भी जो है इन मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता। राज्य का मतलब है मेरा कि सरकार भी जो है वो मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती और अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो मौलिक अधिकारों के हनन होने की स्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय इसका संरक्षक होगा। यानी मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कौन काम करता है? सुप्रीम कोर्ट काम करता है, ठीक है? और एक और इंटरेस्टिंग बात कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। नॉर्मली प्रोविज़न क्या है कि बाकी के कोई भी अधिकार के मामले में, बाकी कोई भी विधिक अधिकार के मामले में आपको सबसे पहले जाना होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला जो देगी, उस फैसले के खिलाफ आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। यानी सुप्रीम कोर्ट में इस प्रोसेस को फॉलो करके आपको जाना पड़ेगा, आप सीधे नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर आप मौलिक अधिकार एक ऐसे अधिकार हैं जनता के पास इतने पावरफुल हैं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है? तो ये मौलिक अधिकारों की बातें, तो मौलिक अधिकार जो है अपने आप में इतनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, किस कारण से आए उस पर हमने बात करी, ठीक है? अब हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो हमें प्रारंभ में जो है वो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार, ठीक है? अब जो है हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, वो 7 मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो जो 7वाँ मौलिक अधिकार था, पहले हम उस पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी के 6 मौलिक अधिकारों पर बात करेंगे। तो जो 7वाँ मौलिक अधिकार था, वो 7वाँ मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। अब ये संपत्ति का अधिकार दिया गया था तो किसी भी व्यक्ति को कितनी भी संपत्ति रखने का अधिकार था और ये संपत्ति का अधिकार एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था जिसके कारण से इसे हटाना पड़ा। प्रॉब्लम क्या थी कि जब देश आज़ाद हुआ तो अधिकतम संपत्ति जो थी वो जमींदार वर्ग के हाथ में थी, ठीक है? और जब संविधान निर्माताओं ने शुरू किया देश को बनाना, उस समय पर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, मूलभूत संरचनाओं को बनाना चालू किया और मूलभूत संरचनाओं में इन्होंने रोड बनाना चालू किया, रेलवे लाइन्स बिछाना चालू की, फैक्ट्रियाँ बनाना चालू की और उन सब के लिए ज़मीनों की ज़रूरत थी। तो जिन लोगों के पास ज़मीनें थी, वो कभी-कभी ज़मीनें देने से मना कर देते थे, ठीक है? अब सरकार के पास ये पावर नहीं थी कि वो इनसे ज़मीनें ले ले। क्यों? क्योंकि संपत्ति एक मौलिक अधिकार था और जब भी इनसे ज़मीनें ली जाती थी, तो ये जो है वो कोर्ट की धमकी देने लगते थे। तो सरकार ने परेशान होकर जो है संसद में एक बिल पारित किया और ये बिल क्या था? ये बिल था कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया जाता है, ठीक है? अब संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया जाता है, जब ये बात जमींदारों को पता चली, तो जमींदार वर्ग जो है वो या जो जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, वो वर्ग सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने बोला देखिए ये हमारा मौलिक अधिकार है और संविधान में लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है? तो कोई भी नहीं छीन सकता मतलब संसद भी नहीं छीन सकती और अगर संसद मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है तो ये तो गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ, ये बात सही है कि मौलिक अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता है और संसद ने जो बिल पारित किया है वो असंवैधानिक है यानी संविधान के खिलाफ है और ये मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संविधान की मूल भावनाओं आओं के साथ खिलवाड़ करता है, मूल स्तंभों के साथ खिलवाड़ करता है, इसलिए ये चीज़ें मान्य नहीं रहेंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है संसद द्वारा बनाए गए बिल को खारिज कर दिया। चलिए ये हुआ। अब यहाँ पर जो है संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच ठन गई कि संसद जो है वो बिल बनाती और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसे खारिज कर देता, ठीक है? संसद बिल बनाती, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता। लेकिन समय के साथ-साथ ये एक पूरा केस है, केशवानंद भारती केस के बाद इसी से संबंधित है, गोलकनाथ केस। तो यहाँ पर हम आगे कभी उस केस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ जब ये सारी चीज़ें हो रही थी
ये सुप्रीम कोर्ट जो है ने जब ये केस खारिज किया, लेकिन आगे चल के सुप्रीम कोर्ट को ये रियलाइज हुआ कि संपत्ति का जो अधिकार है बाकी के अधिकारों का हनन करता है। इस कारण से संपत्ति के अधिकार को जो है वो हटा दिया जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। और इस तरह से जो है हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। और उन 6 मौलिक अधिकार के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर पहले मैं बता दूं कि इनमें अनुच्छेद कौन से आते हैं। और मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको ये अधिकार याद, अब उनके अनुच्छेद याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें कि मौलिक अधिकार कितने आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आते हैं, तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आपके आर्टिकल नंबर 35 तक जो है वो मौलिक अधिकार आते हैं। ठीक है, 12 और 13 में परिभाषाएं हैं। तो आर्टिकल नंबर 14 से स्टार्ट होते हैं वास्तव में अगर देखें तो देखिए, हम मौलिक अधिकारों में बात करें, पहला समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार में आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि कानून के सामने या विधि के सामने सब बराबर हैं। ठीक है, कानून के समक्ष चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने गलती की है तो कानून की नज़र में सभी व्यक्ति को बराबर तरीके से देखा जाएगा। यहाँ पर उसकी अहमियत ये नहीं देखी जाएगी कि उसके पास कितना पैसा है, ठीक है, उसके पास कितनी संपत्ति है, ये सारी चीजें यहाँ कोई मायने नहीं रखेंगी। तो कानून जो है सभी को समान संरक्षण देगा, सभी के साथ एक बराबरी का व्यवहार करेगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरा देखते हैं आर्टिकल नंबर 15। इस पर मूवी भी बन चुकी है, आर्टिकल 15। तो आर्टिकल नंबर 15 की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। यानी कि आप किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मूल वंश के आधार पर, मूल वंश के आधार पर यानी कि उसका जो भी वंश है, जो मूल वंश है वो किस वंश से आया हुआ है, उसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये इस वंश का है तो हम इसके साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, जाति के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग के, वो लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर है, इसके आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। और जन्म स्थान के आधार पर के किसी व्यक्ति का जन्म कहाँ पर हुआ है, इस आधार पर कि ये यूपी वाला है, ये बिहार वाला है, ठीक है, इस आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो है वो भेदभाव नहीं किए जा सकते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दुकानें, होटलें, कुएं, तालाबों, स्नानगारों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता। तो जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं उन सभी सार्वजनिक स्थल पर सभी व्यक्तियों को जाने की इजाजत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप SC/ST एक्ट के अंतर्गत भी, अगर आप मान लीजिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अगर इन क्षेत्रों में जाने से रोकते हैं तो आप SC/ST एक्ट के अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर यहाँ पर 16 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि रोजगार के अवसर की समानता, यानी कि सभी को जो है सभी प्रकार के रोजगार प्राप्त करने की पूरी आज़ादी है। ठीक है, सभी को बराबर कंपटीशन करके रोजगार प्राप्त कराए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आरक्षण वाले मुद्दे को अपवाद रखा गया है कि आरक्षण संबंधी जो मामला है वो यहाँ पर अपवाद के रूप में है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर अपवाद भी हैं। फिर उसके बाद हम बात करें छुआछूत का अंत, आर्टिकल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल नंबर 17 जो है वो छुआछूत के अंत से संबंधित है। तो आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है? छुआछूत का अंत, आप किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की कोई भी छुआछूत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 18 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब क्या है? इस अनुच्छेद का बहुत उल्लंघन भी होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी दिए गए हैं कि देखिए, उपाधियों के अंत में उपाधियों में शामिल नहीं किया गया है भारत रत्न को, उपाधियों में शामिल नहीं किया गया है पद्म पुरस्कार को, यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वीरता पुरस्कार को जो है वो जो सेना के द्वारा जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं उन पुरस्कारों को जो है उपाधियों में शामिल नहीं किया गया है। बाकी की सभी उपाधियों का जो है वो अंत किया गया है। ठीक है, राजा राजकुमार की जो उपाधियां होती हैं वो सारी उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी जो है उपाधियां दी जाती हैं, उपाधियों को लोग ग्रहण भी करते हैं।
लेकिन ये संविधान मौलिक अधिकारों के हनन है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 में आता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहला है वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की अगर बात करें तो इसमें 6 अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर जो 19 है, आर्टिकल नंबर 19 में 6 अधिकार दिए गए हैं। ये 19 है, 19 बी, 19 सी, 19 डी। ठीक है, तो यह 19 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी कि आपके न्यूज की स्वतंत्रता से संबंधित है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप भाषण देने की आपको पूरी आजादी है, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की पूरी आजादी है, यानी आप के विचार किसी के सामने प्रकट करने की आपको पूरी आजादी है। बस वह विचार कानून के दायरे में होने चाहिए। ऐसे कोई भी आप बात नहीं कह सकते जो सांप्रदायिकता भड़काती हो। ठीक है, जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हो। तो इस तरह की आप बातें नहीं कर सकते। बाकी को आपको अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की पूरी तरह से आजादी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की आजादी। अब देखिए, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने, यानी कि यहाँ पर सम्मेलन करने की आपको पूरी आजादी दी गई है। ठीक है, आप जो है कहीं पर भी सम्मेलन कर सकते हैं। चलिए, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। हम्म, तो यहाँ पर अगर थोड़ी और बात करें हम कि शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की, तो ये चीजें जब लागू नहीं होती है जब अगर देश में कुछ तनावपूर्ण माहौल हो और धारा 144 लगी हुई हो, तो आप उस समय पर ये नहीं कह सकते कि मैं ये मौलिक अधिकार है मेरा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद संगठन बनाने, संगठित होने की, यानी कि आप जो है वो कोई भी संघ बना सकते हैं। तो संगठित होने का मतलब है आप कोई भी यूनियन बनाने की आपको पूरी तरह से आजादी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें भारत में कहीं पर भी आने जाने की आजादी। पहले ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी आप आ जा सकते हैं। ठीक है, फिर कहीं पर भी बसने की आज़ादी है और वहां पर रहने की आज़ादी है। पूरी तरीके से आप कहीं पर भी बस सकते हैं और वहां आराम से रह सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर पर था, लेकिन अब इसे भी हटा दिया गया है। फिर कोई भी पेशा चुनने की पूरी आज़ादी है आपको। ठीक है, आप जो भी व्यवसाय चुनना चाहते हैं वो व्यवसाय चुन सकते हैं। तो कोई भी पैसा पेशा चुनने की आज़ादी है। चलिए, तो यहाँ पर ये था आपका आर्टिकल नंबर 19, जिसमें कि 6 अधिकार थे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 की। तो आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 20 कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी इसका मतलब क्या है कि जब तक कोर्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को दोषी करार ना दिया जाए, तब तक वह दोष मुक्त है, उसे दोषी नहीं माना जाएगा। तो इसे कहा जाता है कि अपराध के रूप में, दोष सिद्धि के रूप में संरक्षण, कि जब तक कोर्ट ये ना कह दे कि सामने वाला व्यक्ति दोषी है, जब तक उसे किसी भी प्रकार का दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21 की। तो आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जीवन की रक्षा या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि आपको अपने जीवन की रक्षा करने की पूरी आजादी है। अगर आप पर कोई आत्मघाती हमला होता है और आप उसके काउंटर में अगर किसी व्यक्ति को मार भी देते हैं या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा देते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों? क्योंकि आप आपके जीवन की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आपके प्राणों को कानून सम्मत के अलावा और कोई नहीं छीन सकता। यानी कि सिर्फ आपके प्राण विधि के द्वारा ही, कानून के द्वारा ही लिए जा सकते हैं। जैसे कि आपको फांसी की सजा दी गई हो तो ही आपके प्राण लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी का मतलब है कि आप भी आपके प्राणों को नहीं ले सकते हैं। यानी कि अगर आप सुसाइड करते हैं तो वो भी गैर कानूनी है। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। वहीं पर हम बात करें आर्टिकल नंबर 21 ए की। तो आर्टिकल नंबर 21 ए जो है वो शिक्षा के अधिकार की बात करता है। ये जो आर्टिकल नंबर 21 ए है, ये एक संविधान संशोधन के तहत बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, इस आर्टिकल की अगर हम बात करें कि ये जो जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था आपका 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये अधिकार को जोड़ा गया था। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 86।
ठीक है। तो 86 में ये 2002 में आया था, जिसे आप आरटीई भी सुनते होंगे, राइट टू एजुकेशन। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या था, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है। कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए जो है वो मुफ्त में सरकार और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रोवाइड कराएगी। ठीक है। तो ये था 21 से। अब हम बात करते हैं हमारे अगला अनुच्छेद, जिसमें कौन सा 22। तो यहाँ पर क्या है, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार। यहाँ पर के गिरफ्तारी के रूप में संरक्षण दिया गया है, कि गिरफ्तारी के रूप में संरक्षण मतलब कि आपको बिना वारंट के जो है वो कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है, ये आपको जानना चाहिए। जैसे कि अगर कोई पुलिस वाला आपको बिना गिरफ्तारी वारंट के पकड़ने आता है, तो ये उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। आप इसके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मौलिक अधिकारों का हनन है। ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बात करें इसी में, और तो जैसे कि अगर आप किसी भी पुलिस वाले ने आपको पकड़ा है, तो 24 घंटे के अंदर जो है वो उसे किसी भी नजदीकी जो कोर्ट है वहां पर उसे पेश करना पड़ेगा। ठीक है। 24 घंटे के अंदर, यानी कि आपको गिरफ्तार किए जाने के 24 घंटे के अंदर ही जो है कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। अब जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस वाले किसी व्यक्ति को थाने में बिठा के रखते हैं बिना किसी कारण के, तो ये गलत है। ठीक है। और ऐसा नहीं हो सकता है। ये आपके कानूनी अधिकार जो कि आपको जानने चाहिए। चलिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो हमारे दो मौलिक अधिकार खत्म हो गए हैं। ठीक है। हम बात करते हैं अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 23 और 24 अनुच्छेद आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में पहला जो है, मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ काम के समय पर कोई भी किसी भी प्रकार या किसी भी समय पर कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। ठीक है। दुर्व्यवहार का मतलब होता है कि मानव के दुर्व्यापार का मतलब होता है कि आप जो है जैसे ह्यूमन तस्करी कर रहे हैं, मानव तस्करी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है वो गलत है। ठीक है। तो ये दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी का मतलब है कि आपने जो है किसी व्यक्ति को रख लिया और उसके बाद जो है उसको एक ही जगह पर रख रहे हैं आप और वहीं काम करवा रहे हैं। ठीक है। और उसके आने वाली पीढ़ी भी वहीं काम कर रही है, तो ये बंधुआ मजदूरी है। एक ही जगह पर मजबूरन उसको काम करवाना, उसका मन नहीं है तो भी आप वहां पर उसको काम करा रहे हैं। ठीक है। किसी भी कारणवश, या तो आप पैसे का प्रेशर डाल के उससे काम करवा रहे हैं ना, आपने उसको कर्जा दिया, और जैसे पहले जो होता था ना, साहूकार लोग या जमींदार लोग जो करते थे, तो ये बंधुआ मजदूरी, तो बंधुआ मजदूरी पूरी तरीके से निषेध है। ये आर्टिकल नंबर 23 के अंतर्गत है, और ह्यूमन यानी जो मानव तस्करी है वो भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें आर्टिकल नंबर 24। ये बहुत आते हैं 23 और 24, तो ये अच्छे से याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 24 कहता है कि जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति से, वो किसी भी बच्चे से जो कि 14 साल से कम उम्र का जो बालक है, उससे आप ऐसी जगह पर काम, खतरनाक फैक्ट्रियों में काम नहीं करा सकते जहां पर उसकी जान को खतरा हो। ठीक है। तो ऐसे जोखिम वाले काम में बच्चों को नहीं डाला जा सकता। ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। तो ये हुआ आपका आर्टिकल नंबर 24। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर वो आप अगला मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहता है आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 क्या कहते हैं कि आस्था और प्रार्थना की आज़ादी। आस्था और प्रार्थना की आज़ादी का मतलब है कि आप जो है कोई भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं। ठीक है। आप अंतःकरण से यानी अपने मन से किसी जिस धर्म को मानना चाहें मान सकते हैं। आप पे कोई भी दबाव नहीं डाला जाएगा कि आप इस धर्म में पैदा हुए हैं तो आप इसी धर्म को मानेंगे। पूरी तरीके से आप किसी भी धर्म को चेंज करने के लिए भी आजाद हैं। ठीक है। बस ये पैसे के कारण से नहीं होना चाहिए, ये इनलीगल है।
आप पैसे के कारण से अगर अपना धर्म चेंज करते हैं तो देखो। फिर उसके बाद धार्मिक मामलों का प्रबंधन, यानी कि धर्म से संबंधित जो भी चीजें हैं उनके मैनेजमेंट करने की जो है वो पूरी आजादी है। जैसे कि मंदिर है तो उनके मैनेजमेंट करने की पूरी आजादी है, मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। तो धार्मिक मामलों से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनके मैनेजमेंट की पूरी आजादी दी गई है। ठीक है, ये कौन सा है, यह है आर्टिकल 25 और ये है आर्टिकल 26। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे। तो हम्म, किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर चंदा लेने की जो है वो आज़ादी दी गई है और यहाँ चंदा देने की भी आज़ादी दी गई है। ठीक है, तो अगर बात करें कि चंदा लेने और चंदा देने की आज़ादी, यहाँ पर दोनों ही आज़ादी जो है वो दी गई है आर्टिकल नंबर 27 में, कि आप जो कोई भी धार्मिक संस्थान कर ले सकता है यानी चंदा ले सकता है, और आपको भी पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि आप चाहें तो दें और ना चाहें तो ना दें। ठीक है, इसमें आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी कि यहाँ पर ये है कि जैसे कि जो शिक्षा संस्थान हैं जो जहाँ पर शिक्षा दी जाती है वहाँ पर धार्मिक शिक्षा और उपासना हो रही है, तो वहां पर उपस्थित होने की आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता है। आप चाहें तो वहां उपस्थित हो या ना हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि आपको उपस्थित होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी धार्मिक संस्थान में आप के ऊपर है कि उनका जहाँ पर धार्मिक शिक्षाएं दी जा रही हैं, ठीक है, या फिर कोई मंदिर या वो और भी मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ भी धार्मिक शिक्षा चल रही हो, वहां पर आपके ऊपर है कि आप उपस्थित हो या ना उपस्थित हो। ये किसी भी प्रकार का आप पर दबाव नहीं डाला जा सकता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम। तो ये तो हुए हमारे आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 और 28। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 26 कहता है कि उसका आप प्रबंधन या मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर आर्टिकल नंबर 27 कह सकता है कि आप टैक्स ले सकते हैं और आप टैक्स देने में भी स्वतंत्र हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 28 कहता है कि आप किसी भी धार्मिक उपासना में स्वतंत्र हैं कि खड़े हों या ना खड़े हों। ठीक है, चलिए अब हम आगे तरफ बात करते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में क्या है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें अल्पसंख्यकों की, ये जो है आर्टिकल, दो आर्टिकल इसमें आते हैं, 29 और 30। 29 और 30 क्या कहते हैं कि अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, कि जो भी अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक क्या होते हैं, अल्पसंख्यक यानी कि जहाँ पर बाकी के धर्मों की अपेक्षा या बाकी के लोगों की अपेक्षा इनकी संख्या कम होती है, वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। जैसे भारत में अल्पसंख्यक हैं मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, ये यहूदी, ये अल्पसंख्यक है। वहीं पर जैसे अगर पाकिस्तान में बात करें तो वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, सिख अल्पसंख्यक हैं। तो जहाँ पर ज्यादा लोगों में जिनकी संख्या कम होती है वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। तो अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा को सुरक्षित रखने की पूरी आजादी है। जैसे कि अगर जो है वो सिख हैं तो वो पंजाबी को सुरक्षित रख सकते हैं। उनकी जो भी संस्कृति है, जो भी उनका कल्चर है, जिस तरह से वो रहते हैं, उनके खान पान, रीति रिवाज, ठीक है, उसको, उनके संरक्षण का उन्हें पूरा अधिकार है। ठीक है, उसे वो पूरी तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 29 जो है वो इस बात पर, तो आर्टिकल नंबर 19 ये। अब देखिए फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 30 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि 30 क्या कहता है। तो आर्टिकल नंबर 30 कहता है अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार, यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति जो है वो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकता है, जिसमें वो अपने धार्मिक शिक्षा भी दे सकता है, उसे धार्मिक शिक्षा देने का भी अधिकार है। और सरकार भी जो है इन शिक्षण संस्थानों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, जब अनुदान की बारी आएगी तो सभी को समान रूप से अनुदान दिया जाएगा। जो बाकी के शिक्षण संस्थान है वो उनको भी वैसा ही अनुदान दिया जाएगा। यहाँ पर धार्मिक बहुत शिक्षण संस्थान जो कि सरकार से किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं ले सकते हैं, वो जो है वो अपने धार्मिक शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें अपने शिक्षण संस्थान पूरी तरीके से खोलने की आजादी दी गई है। तो आर्टिकल नंबर यहाँ पर हमने दो देखे कि 29 और 30। 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा को सुरक्षित रखने की पूरी
आज़ादी है, उनको अपने कल्चर को सुरक्षित रखने की पूरी आज़ादी है। आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 30 कहता है कि वो अपने इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, ठीक है, और सरकार उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत आता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है। तो संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। रिट जारी करने का अधिकार का मतलब क्या है? रिट जारी करने का अधिकार है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहल करेंगे, ठीक है। तो ये कहलाते हैं रिट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेच्छा, उत्प्रेषण, तो इस तरह के जो है वो कुछ यहाँ पर रिट दिए गए हैं जिनके बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये बात है कि अगर मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से कोई भी हनन होता है तो उसके उस समय पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सामने आएगा और उन मौलिक अधिकारों के हनन को रोकेगा, ठीक है। तो ये सबसे पावरफुल है, ठीक है। यही है जो कि बाकी के मौलिक अधिकारों को एक सुरक्षा प्रोवाइड कराता है, ठीक है, एक कानूनी अधिकार देता है। इसलिए कहा गया है कि मौलिक अधिकार जो है वो बाध्य योग्य है। बाध्य योग्य है यानी कि इनके हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वहीं पर नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्य योग्य नहीं है, उनके हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। क्लियर है, ठीक है। तो ये हुए आपके मौलिक अधिकार, जिसमें कि मैंने मौलिक अधिकारों के बारे में एक पूरा ओवरव्यू दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने अभी डिटेल से डिस्कस नहीं किए हैं चीज़ों को बहुत, और मौलिक अधिकार अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैं चाहता था पहले आप मौलिक अधिकारों के बारे में एक समरी, एक ब्रीफ जल्दी जल्दी चीज़ों को समझ लें कि एक्चुअल में मौलिक अधिकार क्या है, कौन कौन से आपके पास मौलिक अधिकार हैं। फिर हम एक एक अधिकार को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।